This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 12वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत ही कुछ बेसिक सी हमारी डेफिनेशन है या फिर परिभाषाएं हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है। वृत्त हमारी इस प्रकार की बिल्कुल जो गोलाकार आकृति होती है, इस तरह की जो गोलाकार आकृति होती है उसे वृत्त कहते हैं। अब इस वृत्त पे यदि आपसे पूछे कि कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो अच्छा, सबसे पहले तो ये जो बाउंड्री है, ये जो लाल लाल बाउंड्री है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। इसे कहते हैं वृत्त की परिधि, या फिर इसे हम क्या एक और चीज कहते हैं, एक मिनट, इसे हम कहते हैं वृत्त का परिमाप। या तो वृत्त की परिधि कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए, वृत्त का परिमाप। एक मिनट, या तो वृत्त की परिधि कहते हैं या फिर कहते हैं हम इसे वृत्त का परिमाप। ठीक है। चलिए, अच्छा, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर वृत्त क्या चीज होती है और स्फेयर यानी कि गोला क्या चीज होती है। ये तो गोले के जैसा ही लग रहा है। तो नहीं, वृत्त जो होता है ना, वो होता है हमारी 2D आकृति। 2D यानी कि जिसे हम पेपर पे आसानी से बना सकते हैं। ये जो हमारी आकृति है यह वृत्त है। लेकिन आपने बॉल देखी हो, यदि क्रिकेट की बॉल होती है, टेनिस की बॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो हमारी 3D आकृति होती है। क्या हम उन्हें बिल्कुल पेपर पे बना सकते हैं क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो उभरी हुई होती हैं। उनकी मोटाई को हम दर्शा नहीं सकते। तो यदि आप स्फेयर यानी कि बॉल बनाना भी चाहेंगे तो बॉल किस तरीके से बनाएंगे? इस तरीके से गोलाकार आकृति बनाएंगे, उसमें कुछ ऊपर से इस तरीके से दिखा देंगे ताकि यह थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। लेकिन क्या हम एग्जैक्ट बॉल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट बॉल नहीं बना सकते। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी 2D आकृति है यह होती है हमारी वृत्त। और ये जो इसकी बाउंड्री होती है ना लाल लाल, इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि या फिर वृत्त का परिमाप। ठीक है। चलिए, ये चीज हो गई। उसके बाद एक दो चीजें और होती हैं। वृत्त का एक होता है जो इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होता है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र बिंदु कहते हैं। वृत्त का केंद्र या फिर केंद्र बिंदु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेंटर क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है, इसलिए इसे सेंटर कहते हैं। ठीक है। अब वृत्त के सेंटर से, यानी कि वृत्त के सेंटर से और वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है, यह क्या होती है? यह हमारी कहलाती है त्रिज्या। यह हमारी कहलाती है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियस, जिसे आर से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अच्छा, ये वृत्त की जो परिधि है ना लाल, ये बिल्कुल गोल होती है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं इसलिए बन नहीं पा रही है। ठीक है ना। एक मिनट, मैं देखता हूं यदि यहाँ पर कहीं मिल सके तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छा, इसमें होता तो है, एक मिनट। चलिए ठीक है, अभी मिल नहीं रहा इसे, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है हमारा सेंटर होता है, जो ये वाला बिंदु है, बीचों बीच है, वह सेंटर है। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वह कहलाती है त्रिज्या, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, और आर से दर्शाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की दूरी होती है ना, चाहे आप कोई सी भी दूरी ले लीजिए। देखिए, चाहे तो ये वाली दूरी ले लीजिए, चाहे आप ये वाली दूरी ले लीजिए, चाहे आप ये वाली दूरी ले लीजिए, चाहे ये वाली ले लीजिए, चाहे ये वाली ले लीजिए, चाहे ये वाली ले लीजिए। ठीक है। ये सारी दूरियां किसको दर्शा रही हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये सारी दूरियां हमारी त्रिज्या को ही दर्शा रही हैं। ठीक है। और एक वृत्त की त्रिज्या समान होती है। ठीक है ना। तो सारी आपकी वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं,
अलग अलग वृत्त की नहीं, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होंगी। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने साइकिल देखी होगी। साइकिल का पहिया होता है कुछ इस तरह का। साइकिल का पहिया होता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, जिसमें बीच में एक सेंटर होता है और इस तरीके से इसमें तान होते हैं, जिसे हम तान कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम स्पोक्स कहते हैं। तो सारे आपने देखे होंगे स्पोक्स जो होते हैं, तान जो होते हैं एक पहिए में, वो समान होते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाएंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आता है? उसके बाद देखिए, यदि वृत्त की एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाया जाए। मैं यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूं, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। तो वृत्त के एक बिंदु से और कोई भी दूसरे बिंदु को मिला लीजिए। यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है वृत्त की जीवा। क्या कहलाएगी? यह कहलाती है वृत्त की जीवा। ठीक है ना। अब कोई भी बिंदु को मिला सकते हैं। आप देखिए ये दोनों बिंदु ले लेता हूं मैं, तो इन दोनों को मिला देता हूं इस तरीके से। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इसको मिलाऊंगा, कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसको मिलाऊंगा, कोई बच्चा कहेगा इसको मिलाऊंगा, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो बिल्कुल पास के पास ले लेता हूं ये वाले, और मैं तो इन दोनों को मिलाऊंगा। तो क्या यह भी एक जीवा है? बिल्कुल, यह भी एक जीवा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो कितनी जीवाएं हो सकती हैं एक वृत्त में? बहुत सारी जीवाएं हो सकती है, और हर जीवा की लंबाई अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चे ने दूर वाले बिंदु मिलाए, कोई बच्चे ने पास वाले बिंदु मिला दिए, तो हर किसी जीवा की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो अब बात आती है कि सर फिर सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी? तो वृत्त में कौन सी होती है सबसे लंबी जीवा? वह जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होके निकलती है। वह जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होके निकलती है, वह कहलाती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इंग्लिश में इसे डायामीटर कहते हैं, और जिसे जनरली हम डी से दर्शाते हैं, जिसे जनरली डी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। चलिए उसके बाद अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए मैं एक और वृत्त बनाता हूं। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। अच्छा, वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास होता है वृत्त के सेंटर से जो जीवा जाती है। तो ये हो गया हमारा वृत्त का व्यास। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके देखिए कि ये सेंटर था हमारा, ठीक है। इस सेंटर से और यहां तक ये तो हमारी क्या हो गई है? क्या ये हमारी रेडियस नहीं है क्या? ये तो हमारी रेडियस है, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से यहां से लेके और यहां तक की दूरी, ये तो हमारी रेडियस थी। और फिर से यदि मैं दोबारा बोलूं, कोई बच्चे बोले कि सर रेडियस तो ये भी है, यहाँ सेंटर से लेके और ये वाली दूरी यहां तक, इस पॉइंट तक, तो ये भी सर रेडियस ही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक डायमीटर जो होता है वह दो रेडियस से मिलके बनता है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये पूरा क्या है? ये पूरा हमारा, एक मिनट, ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा सर हमारा डायमीटर है यहां से यहां तक का। ठीक है, और एक डायमीटर में कितनी त्रिज्याएं आ रही हैं? एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं हैं? एक व्यास में दो त्रिज्याएं आ रही हैं। ऐसे समझ लीजिए, एक डायमीटर या फिर एक व्यास में एक त्रिज्या प्लस त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बराबर हो रहा है ना एक व्यास। तो हम क्या लिख सकते हैं? डी बराबर, त्रिज्या को यदि मैं आर प्लस आर लिखूं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा, व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब इसको देखिए उल्टा भी बोल सकते हैं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं यहाँ पे, आर बराबर डी बाई टू। आर बराबर डी बाई टू, यह भी तो मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है ना, दोनों ही चीजें सही है। बड़ा कौन सा होगा? बड़ा होगा व्यास। ठीक है, बड़ा व्यास होगा और उसमें दो त्रिज्याओं के बराबर होगा। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो जल्दी से एन लिखे। यहां तक यदि किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से एन लिखे। ये बेटा ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, त्रिज्या और व्यास का। अच्छा, अब इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत ही आसान है। मान लीजिए त्रिज्या आपको दो दे दी, व्यास पूछ ले क्या होगा, तो व्यास कितना हो जाएगा? दो का दुगुना चार हो जाएगा। मान लीजिए आपको व्यास दे दिया 10, तो त्रिज्या बताइए कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या 10 की आधी हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या। तो 10 बटा 2 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है ना।
चलिए यह समझ में आया, तो अब हम कुछ और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना। तो और क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जो वृत्त की जीवा होती है, मान लेते हैं यह एक जीवा है, या फिर इसको अलग कलर से बना देते हैं, यह एक जीवा खींची है मैंने, यह इसका सेंटर है। अब जो यह वृत्त की जीवा है, इसने है ना वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इस जीवा ने वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। अब कौन कौन से भाग हैं, एक तो है यह ऊपर वाला भाग, ये वाला, ठीक है, एक भाग तो है ये वाला, और दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग है यह नीचे वाला भाग, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग है, अच्छा सबसे पहले तो या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक जो वृत्त की जीवा है वह वृत्त को दो भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, यह कहलाएंगे वृत्त के वृत्तखंड। यह क्या कहलाएंगे, दोनों ही वृत्त के वृत्तखंड कहलाएंगे, क्योंकि एक जीवा ने वृत्त को खंडों में विभाजित कर दिया है। एक जीवा ने वृत्त को खंडों में विभाजित कर दिया है, भागों में विभाजित कर दिया है, इसलिए वह वृत्त के वृत्तखंड कहलाएंगे। अब जो भी बड़ा भाग होगा, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला भाग क्या है, यह बड़ा वाला भाग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो यह बड़ा वृत्तखंड है, तो इसलिए यह दीर्घ वृत्तखंड। और नीचे वाले को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु यानी कि छोटा, तो जो भी छोटा वृत्तखंड होगा उसे लघु वृत्तखंड, जो भी बड़ा वृत्तखंड होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है ना। तो एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। बड़ा वाला होगा दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला होगा लघु वृत्तखंड। चलिए, उसके बाद हम एक चीज पर आते हैं, त्रिज्य खंड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसे है ना सेगमेंट बोलते हैं इनको। यदि को बच्चा, अच्छा हिंदी में बोलूं मैं खाली तो चलेगा ना आपको, या फिर इंग्लिश भी बताऊं। अच्छा, ओनली हिंदी के लिए ए लिखेंगे कमेंट में, ओनली हिंदी। और यदि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चाहिए तो बी लिखें। यदि ओनली हिंदी से काम चल जाएगा तो ए, ठीक है। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या, मोनिका राजपूत की आईडी से स्टूडेंट हैं। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी के लिए ना ओनली हिंदी रख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गए हमारे वृत्तखंड। फिर आते हैं हम त्रिज्य खंड पे। त्रिज्य खंड क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, त्रिज्य खंड यानी कि ऐसा खंड जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया जाए। ऐसा खंड जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया जाए वह कहलाएगा हमारा त्रिज्य खंड, ठीक है ना। तो त्रिज्याओं के द्वारा कैसे खंड बनाया जाएगा, मान लीजिए एक यह त्रिज्या है। अब क्या यह कुछ भी भाग कर पा रही है क्या वृत्त के, आप कहेंगे कि सर इसने भी ऊपर और नीचे वाले भाग दो भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन अभी डिवाइड हुआ ही नहीं है पूरा, अभी यहां से तो पूरा खुला है हमारा वृत्त, ठीक है ना। तो एक और त्रिज्या चाहिए जो कि बिल्कुल हमारे जो वृत्त है उसको दो भागों में बांट दे। तो मान लीजिए एक और त्रिज्या मैं ऐसे खींच देता हूं, तो ये हमारी दो त्रिज्याएं हो गई हैं, एक त्रिज्या यह, एक त्रिज्या यह। अब हम कह सकते हैं इन दो त्रिज्याओं ने मिलकर हमारे वृत्त को दो भागों में बांट दिया है दोबारा से। एक पहला भाग ऊपर वाला, एक नीचे वाला दूसरा भाग, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि दो त्रिज्याओं ने मिलकर एक वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। प्रत्येक भाग या फिर प्रत्येक खंड क्या कहलाएगा इस बार, त्रिज्य खंड कहलाएगा, क्योंकि इस बार त्रिज्याओं ने बांटा है। यदि जीवा बांटती तो उसे वृत्तखंड कहते, अभी त्रिज्याओं ने बांटा है तो इसे त्रिज्या खंड कहेंगे, ठीक है। और फिर से वही बात, पहला वाला भाग हमारा कैसा है, बड़ा भाग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये जो वाला भाग है ये हमारा छोटा भाग है, तो इसे क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। इसे हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड, ठीक है ना। बड़ा भाग दीर्घ, छोटा भाग लघु, चाहे वो वृत्तखंड हो चाहे वो त्रिज्य खंड हो। चलिए, इतनी बात हो गई। उसके बाद हम एक दो फॉर्मूले देखते हैं अभी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर चलिए अभी क्षेत्रफल कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पूरा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये पाई क्या होता है, पाई आप अभी के लिए ये मान लीजिए एक नंबर होता है। पाई एक नंबर होता है, शायद आपको पता है। इसका जो मान होता है
वह होता है 22/7 या फिर 3.14। 22/7 या फिर 3.14, लगभग इतना मान होता है, फिक्स इतना मान नहीं होता। लेकिन हम हमारी गणित की कैलकुलेशन के लिए 22/7 या 3.14, जैसे भी हमें ठीक लगेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना। और आर का मतलब यहाँ पर क्या है, आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर या फिर त्रिज्या का वर्ग। तो कैसे लिखेंगे, पाई त्रिज्या का, पाई गुणा में है ये त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है। यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। उसके बाद ये जो परिधि होती है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है हमारे सर्कल की, इसका भी सूत्र होता है। इसका क्या सूत्र होता है, तो सर्कल की जो परिधि होती है, परिधि का हमारा सूत्र आता है 2πr। क्या सूत्र होता है परिधि का, 2πr। अगेन 2 यहाँ पर फिक्स है, 2 का मान तो 2 ही है, पाई का मान क्या होगा, वही 22/7 या फिर 3.14। और आर क्या है, यहाँ पर आर होती है हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है क्या पाई का मान 22/7 लीजिए या फिर 3.14 लीजिए। यदि ऐसा कुछ दे दिया गया है तब तो हम वही मान यूज करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो फिर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मान रखना चाहें वह रख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे रखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। बेटा ये फॉर्मूले आपको हर हालत में याद होने चाहिए। एक तो ये वाला, एक परिधि वाला, और एक कम से कम यह डायमीटर वाला, कि रेडियस और डायमीटर यानी कि त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन होता है, कैसे निकाली जाती है। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया यहाँ तक। यदि समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे, समझ में आ गया है तो वाई लिखें। क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। चलिए यदि क्लियर है तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट चलिए आप ही सॉल्व कीजिए। मान लीजिए किसी वृत्त है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वह है 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप उसका परिमाप बताइए, उसका परिमाप क्या होगा या फिर परिधि क्या होगी। अच्छा, इससे भी पहले चलिए एक और चीज। सबसे पहले इसका रेडियस हमें दी गई है एक वृत्त की 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए क्या है, आप इसका व्यास बताइए, व्यास क्या होगा, इसका व्यास क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करें पहले क्वेश्चन ए का, व्यास क्या होगा इसका। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ए का करना है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। बाकी के बच्चे भी करें बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जिनका सॉल्व हो गया है वो अब क्वेश्चन बी को सॉल्व करेंगे, परिधि निकालें। वो परिधि निकालेंगे जिनका क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया है, और जिनका ए नहीं हुआ है वो ए का आंसर लिखें। अच्छा, ए हो गया है वैसे सभी बच्चों का, लगभग लगभग सभी का। ठीक है। ठीक है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। हमने पढ़ा डी बराबर 2r। तो डी बराबर क्या हो गया, 2 × 7, तो डी बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। चलिए परिधि निकालिए। परिधि निकालिए, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी।
वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे सभी बच्चे। अच्छा, मैं सूत्र बता देता हूँ। वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर। वैसे आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ सारे सूत्र लिख रहा हूँ। डी बराबर होता है 2 आर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। मेन अभी तक हमने इतने ही पढ़े हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए। परिधि का क्या मान निकलेगा? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, पोल पोल में नहीं, सॉरी, कमेंट में आंसर करेंगे और अपना अपना आंसर करेंगे। बाकी के बच्चे भी आंसर करें, इतना टाइम का नहीं है बेटा क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। वेरी गुड। चलिए, परिधि का आंसर भी आपका सही है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 भी ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालिए। अब सभी बच्चे क्षेत्रफल का आंसर करेंगे। अब सभी बच्चे क्षेत्रफल का आंसर करेंगे। क्षेत्रफल क्या आएगा? ओके। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे भी नहीं, तो सभी बच्चे कोशिश जरूर करें। ठीक है। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, लगभग लगभग ठीक है, सभी बच्चों के आंसर सही है। ठीक है ना? सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर है। अब जो मैं इस क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूं वो समझना है आपको बहुत ही ध्यान से। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला? व्यास। इसको चलिए मैं ए नाम दे देता हूं। ए निकाला, डी बराबर 2 आर होता है। देखिए, ये जो 2 है इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना? आर की यूनिट है। आर हमें क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो मैंने डी बराबर लिखा 2 गुणा 7 सेंटीमीटर, और डी बराबर क्या आ गया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बराबर क्या आ गया है? 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या को एक दूरी मान सकते हैं, सेंटर, हमारे जो केंद्र होता है और जो हमारी परिधि होती है उसके बीच की दूरी होती है सिर्फ। ठीक है ना? तो उस दूरी क्या होती है? दूरी की हमारी यूनिट होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो त्रिज्या एक दूरी है, इसलिए उसकी यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है। व्यास क्या है? व्यास भी एक दूरी ही है। व्यास भी एक दूरी ही तो है हमारे किस किस की दूरी? वृत्त के जो 2 पॉइंट है उनके बीच की सबसे बड़ी दूरी है, लेकिन है तो दूरी ही। तो इसलिए आप देखेंगे वृत्त का जो व्यास है उसकी भी दूरी सेंटीमीटर में ही आई है। उसकी भी जो हमारी यूनिट है वो सेंटीमीटर में ही आई है, दूरी वाली यूनिट ही है। ठीक है ना? उसके बाद आती है परिधि। परिधि आपने निकाला 2 पाई आर। तो यदि आप इसमें देखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है? 7 सेंटीमीटर।
तो अच्छा, सबसे पहले तो 22/7 क्यों रखा? क्योंकि देखिए हमें यह पता लग गया देख के कि यदि मैं 22/7 रखता हूं तो इस 7 से ये 7 आसानी से कट सकता है। लेकिन यदि मैं 3.14 रखूंगा या फिर 3.14 रखूंगा तो मुझे बहुत ही गुणा करना पड़ेगा। आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन पॉइंट का गुणा करना बहुत ही लेंदी हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी। 22/7 से आराम से सॉल्व हो रहा है। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 2 किया 44 सेंटीमीटर। तो हमारी परिधि की भी क्या आई है यूनिट? परिधि की यूनिट भी हमारी क्या है? वही दूरी ही वाली यूनिट है, यानी कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, यही यूनिट आएगी परिधि की भी। और आनी भी थी, क्यों? क्योंकि परिधि भी ना हमारी क्या होती है, यदि हम देखें तो एक तरीके की लंबाई ही होती है। किस चीज की लंबाई होती है? जो हमारा वृत्त होता है उसकी जो बाउंड्री है, ये जो उसकी बाउंड्री है, इसी की तो लंबाई है हमारी परिधि भी। तो परिधि भी एक तरीके से लंबाई ही है, दूरी ही है। ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह रखा 22/7 गुणा आर। आर स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। एक 7 सेंटीमीटर से एक 7 कट गया है। ठीक है ना? अब देखिए 1 सेंटीमीटर यह बचा, 1 सेंटीमीटर यह बचा। तो सबसे पहले तो होगा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। जैसे एक्स गुणा यदि एक्स करें आप तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते भी हैं क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वह हमेशा वर्ग में आती है, स्क्वायर में आती है। तो इसलिए क्या आएगा? यूनिट तो हमारी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान कितना आएगा? 22 गुणा 7 करेंगे तो 156, सॉरी 154 आएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आप आंसर लिख के आएंगे यूनिट्स के साथ लिख कर आएंगे। ये यूनिट्स है ना बहुत हेल्प करती हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे परिधि दी गई है या फिर मुझे क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप यूनिट के द्वारा पहचानिए। यदि यूनिट वर्ग सेंटीमीटर है या फिर वर्ग मीटर है, कुल मिलाकर यदि वर्ग में है तो क्षेत्रफल की यूनिट है। लेकिन यदि खाली वह मीटर सेंटीमीटर में है तो वह फिर परिधि की यूनिट है या फिर व्यास हो सकता है। ठीक है ना? क्षेत्रफल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। क्या यह चीज समझ में आई क्या सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। क्या यह चीज सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, आपको बाद में काम आएगी। 13th चैप्टर में, 13वें चैप्टर में, जो हमारा वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, जैसे इसकी यूनिट तो आई है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग में आई है क्षेत्रफल की तो, और हमेशा वर्ग में ही होती है। क्षेत्रफल की हमेशा वर्ग में होगी। जहां पे केवल दूरी आती है, डिस्टेंस वाली आती है, वो मीटर सेंटीमीटर में होंगी, सिंगल यूनिट होगी। क्षेत्रफल वाली वर्ग में होगी और आयतन वाली घन में होगी। तो आयतन की यूनिट्स क्या हो जाती हैं? मिलीमीटर क्यूब हो गया, या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या फिर मीटर क्यूब हो गया। तो जो घन वाली यूनिट्स हैं वह हमारी आयतन की होती है। ठीक है। तो ये तो था हमारी बेसिक चीजें। चलिए, यह बेसिक चीजें हो गई हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है? आई होप आप सभी को शायद दिख रहा होगा क्लियर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो खर्च है वह 5280 रुपए है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले तो एक वृत्ताकार खेत है, मान लीजिए ये हमारा खेत है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो बाड़ लगानी है। बाड़ यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं बाउंड्री लगानी है। ठीक है। बाढ़ कहाँ पे लगती है आप शायद जानते भी होंगे, खेतों में होती है ना, जिससे कि एक खेत से दूसरे खेत पे नहीं जाया जा सकता। तो वो लगानी है। अब सबसे पहले ये बताइए, यदि हमें बाढ़ लगानी हुई तो क्या मैं इस पूरे ही हमारे खेत में लगा दूंगा बाढ़ को, या फिर केवल और केवल मैं बाउंड्री पे लगाऊंगा? केवल और केवल उसको बाउंड्री पे लगाऊंगा, ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। तो आपका ऑप्शन ए है कि सर पूरे ही खेत पे लगा देंगे, और ऑप्शन बी है कि नहीं सर सिर्फ बाउंड्री पर लगाएंगे बाड़ को। तो बताइए कहां पर लगाएंगे हमारी बाड़ को? आप सभी बताइए।
बाढ़ जो होती है आप शायद देखते होंगे, वैसे उसे शायद मेड़ भी बोलते हैं जहां तक मुझे याद है। तो वो कहाँ पर होती है, खेत की बाउंड्री में होती है या पूरे ही खेत में होती है? सभी बच्चे आंसर करें बेटा। अच्छा, जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं, या तो नहीं पता सर, ठीक है। सर क्वेश्चन दोबारा पूछना, क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हम हमारे खेतों में बाड़ लगाते हैं ना, बाड़ बोलते हैं या फिर केवल मेड़ बोलते हैं, मतलब एक तरीके से एक दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे कि कोई अंदर से बाहर नहीं आ सके, या फिर खेत अलग अलग रहे, मिक्स नहीं हो जाए। तो वो चीज हम केवल बाउंड्री पर करेंगे या फिर पूरे ही खेत में लगा देंगे? यदि आपको लगता है कि सर वो तो पूरे ही खेत में लगा देंगे अंदर भी, तो ए ऑप्शन लिखें। यदि आपको लगता है कि नहीं सर वो तो बाउंड्री पे ही लगेगी, तो बी लिखें। ठीक है, तो देखिए हाँ, ऑब्वियसली वो बिल्कुल बाउंड्री ही पे ही लगेगी। यदि पूरे खेत में हमने बाड़ी लगा दी तो खेती कहाँ करेंगे, तो फिर खेती नहीं होगी ना। तो वो जो बाड़ बाड़ होती है वो केवल बाउंड्री पे होती है। पहली चीज तो ये, जिस भी बच्चे को पता है बाड़ कहाँ पर लगती है। और मान लेते हैं यदि कहीं पर नहीं भी पता है किसी बच्चे को, उनको लगता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आपको है ना, अच्छा इस बाड़ का मतलब ये समझ ले अभी के लिए, बाउंड्री, हमें बाउंड्री करानी है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप ऐसे पता लगाइए कि इसका है ना हमें टोटल खर्चा दे रखा है। टोटल खर्चा कितना आया है? 5280 रुपए आया है टोटल खर्चा। और 1 मीटर पे बाड़ लगाने का खर्चा कितना है? 24 रुपए है। 1 मीटर पे बाड़ लगाने का खर्चा कितना है? 24 रुपए है। अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से, यूनिट्स से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं यदि आपको यूनिट्स पता है तो। यहाँ पे क्या दिया गया है? 24 रुपए प्रति मीटर। 24 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर के। यदि यह पूरे खेत पर लगती, तो ये जो पूरे खेत पर लगती, तो फिर तो हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए थी? फिर तो हमारी यूनिट क्षेत्रफल वाली आनी चाहिए थी। यानी कि फिर तो यहाँ पर लिखा होता प्रति वर्ग मीटर। क्योंकि यदि पूरी बाड़ को जो हम यदि पूरे खेत पे लगाते, तो क्षेत्रफल वाली यूनिट आनी चाहिए थी प्रति वर्ग मीटर। लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रति मीटर। तो ये हमारी किसकी यूनिट है? यह हमारी यूनिट होती है बाउंड्री की या फिर परिमाप की। और व्यास की भी होती है। अब व्यास का तो कोई सेंस ही नहीं है, केवल बीचों बीच थोड़ी लगाएंगे, वो तो बाउंड्री पर लगती है बाढ़। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह हमारी परिधि वाली यूनिट दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बाड़ लग रही है वो केवल परिधि पर ही लग रही है। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो एन लिखे जल्दी से। अभी तक मैंने केवल ये समझाया है कि जो बाढ़ है वो आप कैसे पहचान सकते हैं, परिधि पर लग रही है या फिर क्षेत्रफल में लग रही है, पूरे खेत में लग रही है। अच्छा, नहीं आया क्या समझ आगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में बेटा आ आ गया गया है? सर। ठीक है, गलती से कर दिया। ठीक है। तो ठीक है, चलिए ये तो है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे कहा गया है कि 1 मीटर का खर्चा तो है 24 रुपए, और टोटल खर्चा हुआ है 5280 रुपए। 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपए, और मतलब कि ये जो हमारी बाउंड्री बनाने में खर्च हुआ है, 1 मीटर की बाउंड्री बनाने में 24 रुपए खर्च हुआ है। तो बताइए टोटल बाउंड्री कितनी लंबी है यदि टोटल खर्चा 5280 रुपए है? कुल खर्चा 5280 रुपए है, 24 रुपए में 1 मीटर बनती है, तो 5280 रुपए में कितनी मीटर बनेगी ये बता दीजिए। ठीक है, सिंपल सा यही क्वेश्चन है, यदि 24 रुपए में 1 मीटर बनती है तो 5280 रुपए में कितनी मीटर बन जाएगी? वह हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा या फिर परिधि निकल कर आ जाएगी। अच्छा, मैं कर देता हूं, चलिए कैसे लिखेंगे आपको पता होगा, शायद आप जानते भी होंगे। देखिए यह चीज बहुत बार काम आएगी। यह है ना, आगे भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे, यानी कि फॉर्मूले बनाएंगे इसी बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, देखिए। चलिए अभी इसको भी छोड़िए, मान लीजिए बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी 10 चीजें हैं, 10 पेन है। यदि 10 पेन, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, 25 रुपए के आते हैं। 10 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो बताइए 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? 15 पेन कितने रुपए के आएंगे, पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए।
यदि आप इस सवाल का जवाब अच्छे से जानते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप आगे जो भी त्रिज्या खंड वाले जो सूत्र हैं वो सारे आप डिराइव कर लेंगे आराम से। चलिए इसका जवाब दीजिए, यदि 10 पेन 25 रुपए के आते हैं तो 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? जल्दी से बताइए, यदि 10 पेन 25 रुपए के आते हैं तो 15 पेन कितने रुपए के आएंगे? अच्छा, इसको या फिर चलिए थोड़ा सा और मैं ना आसान बना देता हूं। इसको चलिए 15 की जगह आप एक काम कीजिए, इसको आप 6 कर लीजिए। 6 पेन कितने रुपए के आएंगे यदि 10 पेन हमारे 25 रुपए के आते हैं? सर एक पेन कितने रुपए का आता है? हाँ जी, ये तो बेटा आपको सोचना है ना। क्वेश्चन यही है बस कि यदि 10 पेन 25 रुपए के आते हैं तो 6 पेन कितने रुपए के आएंगे। सिंपल सी गणित है, ये शायद आपने चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे हम बड़े बड़े फॉर्मूले इसी से ही डिराइव करेंगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। ओके। अच्छा बेटा, कॉपी मत करना प्लीज। यदि आपको नहीं आता है ना तो कमेंट में लिख देना सर मुझे नहीं आता, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये हम आगे भी यूज करने वाले हैं फॉर्मूले निकालने के लिए। तो प्लीज कॉपी मत करना। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आराम से लिख देना सर नहीं आता। बाकी के बच्चे सॉल्व करें बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, यदि नहीं आता है तो आप लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप बताएंगे कैसे आया 15 उत्तर? कैसे किया आपने? जैसे भी किया है, आंसर सही है आपका। आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए अनम्यूट करके कैसे किया आपने। कॉपी किया है ना? कॉपी किया है क्या? सुमन झांगरा की आईडी से स्टूडेंट है। सर जी 25 का आधा करके फिर किया था। क्या किया था? सर 25 का आधा करके फिर निकाला था इसको। 25 का आधा? ठीक है, 25 का आधा 12.5 हो गया, फिर? ठीक है। अच्छा, बहुत ही ध्यान से समझे इसको। अच्छा, बाकी बच्चे एक दो बच्चे छोड़ गए हैं क्या? अच्छा, वेट करते हैं, बाकी बच्चे शायद जुड़ेंगे, है ना, एक दो मिनट। इतना आप थोड़ा सा और सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बाकी बच्चे क्यों छोड़ गए अचानक से? शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। सर पहले एक पेन का काटना पड़ेगा। बिल्कुल।
ठीक है, देखिए ऐसे समझिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और इस तरह के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है, 6 पेन का प्राइस पूछा है। तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, 6 पेन के प्राइस को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एक पेन का प्राइस पता होना चाहिए। यदि मुझे एक पेन का प्राइस पता होगा तो मैं उसको 6 से डायरेक्ट गुणा कर दूंगा, तो मेरे 6 पेन का प्राइस पता लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले, अब मेरा टारगेट क्या बन गया है, मैं पहले एक पेन का प्राइस निकालूं। तो एक पेन का प्राइस कैसे निकालूंगा, मुझसे कहा गया है कि यदि 10 पेन आते हैं 25 रुपए में, तो एक पेन कितने रुपए में आएगा। तो यह तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए यदि मैं आपको यह देता ना कि यदि 10 पेन आते हैं 20 रुपए के, तो बताइए एक पेन कितने का आएगा। यदि 10 पेन 20 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने का आएगा। चलिए आप सभी बच्चे बताइए कमेंट में ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करेगा। और यदि आपको नहीं पता है तो एन लिखेंगे, लेकिन ईमानदारी से। यदि 10 पेन आते हैं 20 रुपए के, तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, ईमानदारी से बताइए सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, एक पेन 2 रुपए का आएगा। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है ना, हमें मैथ नहीं पता होती कैसे आया है, लेकिन हमें आंसर पता होता है। अब ये 2 कैसे आया, आपने 20 रुपए में 10 का भाग दिया है, जितने टोटल रुपए थे और हमारी कितनी पेन है उस चीज का भाग दिया है। तो यदि आपने 20 में 10 का भाग दिया है तो कितना आया है, 2 रुपए आया है। ठीक है ना, तो एक पेन 2 रुपए का आएगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, हमेशा पहले एक के लिए निकाल लें। यदि 10 पेन 25 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 25/10, और यह कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दे, एक पेन की कीमत क्या आ गई है, 25/10 यह आ गई है। या फिर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहता है तो 2.5 रुपए आ गया है, एक पेन आ गया 2.5 रुपए का। मुझे निकालने हैं 6 पेन, तो 2.5 गुणा 6, 25 छिक्की 150। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो के बाद यहाँ दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये काट देंगे। कितने रुपए आ गए, 15 रुपए आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एन लिखेगा। आगे हम फॉर्मूले निकालेंगे, किसी को समझ में नहीं आया है तो एन लिखे, इसलिए मैं इस पे इतना ध्यान दे रहा हूं। सबको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ जी, हम कहां पर थे, अभी हम थे यहाँ पर। देखिए यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या दिया गया है कि 24 रुपए में 1 मीटर होती है हमारी, जो बाड़ लगाने का खर्चा है ना, 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ लगती है। तो बताइए 5280 रुपए में कितने मीटर बाड़ लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5280 में भाग दे देंगे कितने का, 24 रुपए का, 24 का भाग दे देंगे। तो 24 दूनी 48, 52 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा 4, यहाँ पे 8 को उठा के लाएंगे 48। तो 24 दूनी 48, 48 माइनस 48 जीरो, लेकिन एक ये वाला जीरो बचा हुआ है, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो कितना आ गया, 220 मीटर। 220 मीटर, यह क्या आया है 220, यह आया है हमारी बाउंड्री, क्योंकि हम बाउंड्री पर बाड़ लगा रहे हैं। हम बाउंड्री पर बाड़ लगा रहे हैं, हमने निकाल लिया कि हमारी बाउंड्री की लंबाई कितनी है जिस पर हम बाड़ लगा रहे हैं। तो 220 मीटर लंबी हमारी बाउंड्री है। ठीक है ना, अब बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री होती है 2πr। बाउंड्री क्या परिधि होती है ना, परिधि को क्या बोलते हैं, परिधि का सूत्र क्या होता है, सॉरी, 2πr। तो 2πr का मान कितना आ गया है, 220 मीटर। 2πr का मान आ गया है 220 मीटर। कहीं पे डाउट हो तो एन लिखें जल्दी से, कहीं पर भी डाउट हो तो एन लिखें जल्दी से। अभी तक हमने परिधि निकाल ली 220 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर त्रिज्या, त्रिज्या का मान हमें नहीं पता, तो 220 का 220। ठीक है, अब देखिए आर के अलावा जो भी चीजें हैं इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। 7 भाग में है तो यहाँ गुणा में जाएगा, और 22 गुणा 2 ये किस में है, ये गुणा में है आर के, तो दूसरे पक्ष में भाग में जाएंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 220 गुणा 7/22 गुणा 2। 22 से 220 को काट दू, 22 से 22 कटा एक बार और जीरो की जीरो,
फिर इस 2 से चलिए आगे काट देते हैं। 10 गुणा 7 क्या हो गया, या फिर ऐसे लिख लीजिए 10 गुणा 7 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंज 10। तो 7 गुणा 5 क्या हो गया, 35 मीटर। तो हमारे जो वृत्ताकार खेत है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई है, उसकी त्रिज्या निकल करके आ गई है 35 मीटर। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि हम त्रिज्या निकालेंगे, आपने त्रिज्या निकाली ही क्यों? ठीक है, मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मैंने आगे का क्वेश्चन पढ़ लिया था। आगे का क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इस खेत की है ना, अब हमें 0.50, 0.5 या फिर 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। ठीक है, जुताई यानी कि जो हम बोलते हैं ना ट्रैक्टर से जो करते हैं, तो इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। अब इसमें आपको समझ में आ रही होगी एक चीज कि इस बार हमें जो खर्चा दिया गया है वह प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया है। तो इसका मतलब अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल के बाद हमें क्या करना है, उसको 0.50 से गुणा करना है। तो हमारा खेत की जुताई कराने का व्यय यानी कि खर्च निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, उसको 0.50 से गुणा करना होगा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर की यानी कि त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो हमने त्रिज्या निकाल ली है, कितनी आई है, 35 मीटर। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना रखेंगे, 35 गुणा 35। आर स्क्वायर है तो 35 गुणा 35। तो ये हमारा पूरा क्षेत्रफल आ गया। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये पूरा हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। इसके बाद हमें पूरा खर्चा निकालना है। 1 वर्ग मीटर का कितना है, 0.50। तो इतने वर्ग मीटर का कितना होगा, इसको गुणा कर देंगे 0.50 से। तो ये आपका पूरा खर्चा निकल करके आ जाएगा। क्या सब, हाँ जी, जो भी आएगा वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, जो भी आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्या बेटा, एक बारी जल्दी से वाई और एन लिख कर बता दीजिए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कैसे सोचना है, देखिए मैंने आपको पूरा सोचना सिखाया है। हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का हो सकता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको सोचना कैसे है, ठीक है ना, वो चीज बताई गई है। तो अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा, यदि आपको टाइम मिलता है तो आप करेंगे प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चंस को। प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चंस को करेंगे, सारे क्वेश्चंस इसी से ही हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इन्हीं से ही हो जाएंगे। इसी से मतलब फॉर्मूले ये 3 ही हैं। अब देखिए यदि मैं, अच्छा 2-3 मिनट का टाइम ज्यादा ले रहा हूं है ना, अभी क्लास को बस खत्म ही कर रहे हैं, मुझे पता है टाइम हो गया है। देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके के होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सोचना बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 19 और 9 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या हो गई है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि एक हमारे पास सर्कल है या फिर एक वृत्त है। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन हमें संबंध क्या दिया हुआ है कि इस वृत्त की जो परिधि है ना, अच्छा इसकी रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल आर, और जो हमारे पास दो रेडियस दी गई हैं या फिर जो दो वृत्त दिए गए हैं, इसकी मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और एक छोटा और है इसकी 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों की जो परिधि है, इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि, वह किसके बराबर है, वह इस बड़े वाले की परिधि के बराबर है। ठीक है, चलिए इस बड़े वाले की परिधि का सूत्र, परिधि का सूत्र तो एक ही होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, लेकिन इस वाले की परिधि कितनी होगी, त्रिज्या इसकी आर है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, बराबर इस वाले की परिधि कितनी होगी, 19 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू पाई इंटू 19, प्लस इस वाले की कितनी होगी, 2 इंटू पाई इंटू 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबके मान पता है, बस केवल रेडियस का मान नहीं पता है, त्रिज्या का मान नहीं पता है इस बड़े वाले की, और वही हमें निकालना भी है। यही तो दिया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो उसकी हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो करना कुछ नहीं है,
जो जो आपको दिया जाता है, देखिए सबसे पहली चीज देखिए आपसे है ना क्या पूछा जा रहा है, और उस चीज जो चीज पूछा जा रहा है या फिर जो चीज निकाली जा रही है, उसको निकालने के लिए हमें क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी। फिर उन चीजों को ढूँढिए वो हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई ना कोई आपको रिलेशन ज़रूर दिया गया होगा दूसरी चीज़ों से, तो फ़ॉर्मूला लगाइए और चीज़ों को निकालते जाइए। ठीक है ना? अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन 2 देख लीजिए। ऊपर वाले में वृत्तों की परिधि का योग हमें दिया था। इसमें नीचे क्या बोल दिया है? अब हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल जो है, वह इन दोनों जो हमारे वृत्त हैं, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अभी जैसे हमने लिखा है परिधि बराबर इन दोनों की परिधि के योग के बराबर, ऐसे ही लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर उन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो फिर क्षेत्रफल उससे निकाल लेंगे हम त्रिज्या। तो ऐसे सॉल्व करना होते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।